हेलो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट डेटेड 25 नवंबर 2020 की है। साइंस सब्जेक्ट 10th क्लास के लिए वर्कशीट नंबर 16। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें मैंने आपको बताया था बेटा, आई से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो हमारे डिलीट हो चुके हैं, वो हमें नहीं करने हैं, लेकिन हमें कलरफुल वर्ल्ड से रिलेटेड जो है वो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात आती है हमारी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मैंने आपको रिफ्रैक्शन पिछली वर्कशीट में भी बताया था और इस वर्कशीट में भी बता देती हूँ। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है तो इसका मतलब वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर अलग अलग डेंसिटी के साथ है, तो एक लेयर से दूसरी लेयर में जब लाइट एंटर होती है तो वो बेंड होगी ही होगी, क्योंकि उनका मीडियम अलग अलग हो गया। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और इस फिनोमिना के कारण बहुत सारे कंसेप्ट नेचर में होते हैं। उनमें से एक है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, एक है अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट। ठीक है, तो हम पहले ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। The twinkling of a star is due to atmospheric refraction of starlight। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी फिनोमिना आपको यहाँ पर दे रखे हैं, ये सारे फिनोमिना, इनमें से एक फिनोमिना जरूर पूछा जाता है, रीजन पूछा जाता है। तो अगर एक नंबर में है तो सिंपली आपको मेंशन करना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है बेटा, अब बारी आती है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। द स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगोज रिफ्रैक्शन कॉन्टिन्यूसली बिफोर इट रीचेज द अर्थ। और जो स्टार लाइट होती है, मान लो सन की ही लाइट है, तो वो लाइट जब एंटर करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन कॉन्टिन्यूसली। कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन होता रहता है अर्थ के सरफेस में पहुंचने से पहले। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम आउटसाइड। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर का धीरे धीरे बढ़ता जाता है फ्रॉम आउटसाइड। जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, यानी कि मीडियम जो है वो डेंसर होता जा रहा है टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है बेटा, क्या कहता है ये कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो धीरे धीरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब हम एंटर करते हैं ये इंक्रीज होता जाता है। यानी कि बाहर से जब हम अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है बेटा? ओके, नाउ सो द लाइट traveling from star when enters the atmosphere bends towards the normal as medium gradually changes from rarer to denser। इसीलिए जब बाहर से किसी स्टार से लाइट जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है ना, क्योंकि ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अगर ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी ये अगर हमारी अर्थ है, यहां से लाइट आई, ये नॉर्मल है और ये लाइट ऐसे बेंड हो गई, तो अगर हम इसको एक्सटेंड करके देखते हैं ऐसे, जैसा कि आपको इस पिक्चर में भी दिखा रखा है। ठीक है, तो ग्रेजुअली चेंजेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम दस द अपैरेंट पोजीशन ऑफ स्टार अपीयर्स लिटिल हायर देन एक्चुअल पोजीशन। यहां पर हमारा स्टार था लेकिन उसकी एक्चुअल पोजीशन यहां पर थी, जबकि हमें वो स्टार कहां नजर आएगा? यहां नजर आएगा, इस
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के फिनोमिना के कारण। क्लियर है बेटा? द एयर इन अर्थ एटमॉस्फेयर डज नॉट remains in static state, rather it is very dynamic। और जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें जो एयर है वो स्टैटिक स्टेट में नहीं होती। स्टैटिक मतलब रुकी हुई तो नहीं है ना, वो तो मोशन में रहती है। डायनेमिक का मतलब होता है मोशन में, चलती रहती है हमेशा। सम ब्रीज ऑलवेज कीप ब्लोइंग एट सर्टेन एल्टीट्यूड्स, और कुछ ऊंचाई पर कोई ना कोई किसी न किसी तरह की हवा चलती ही रहती है। ड्यू टू दिस द डेंसिटी ऑफ एयर कीप्स ऑन चेंजिंग एट डिफरेंट लेवल्स इन एटमॉस्फेयर, और इसकी वजह से भी जो डेंसिटी है वो जो है वो बदलती रहती है अलग अलग अर्थ की लेयर्स पर। ठीक है? विच causes the light from stars to refract in different directions, जिसकी वजह से जो लाइट है जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचेगी तो वो अलग अलग डायरेक्शंस में आती हुई नजर आती है। एंड द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द ऑब्जर्वर कीप्स ऑन चेंजिंग, और इसी वजह से जो लाइट है वो ऑब्जर्वर के पास जब आ रही है तो वो बार बार चेंज हो रही है। ऐसा लगता है कभी तो स्टार वहां पर है, कभी स्टार यहां 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 पर है। मतलब उसकी जो पोजीशन है वो लगातार बदलती जा रही है। कभी यहां पर नजर आता है स्टार, कभी यहां पर, कभी यहां पर, कभी यहां पर। ठीक है? तो उसकी वजह से thus the flickering of star occurs, इसी वजह से हमें जो तारा है वो हिलता हुआ या टिमटिमाता हुआ नजर आता है। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तारे क्यों ट्विंकल करते हैं। 1 नंबर का है तो आप एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन दे सकते हो, 2 और साथ में आपको ये रीजन भी मेंशन करना है। 2 नंबर का है तो कि देयर इज अपेरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ स्टार, ये तो आपको मस्ट है। कितने ही नंबर का ये चीज तो आपको मेंशन करनी ही करनी है। साथ ही साथ आपको ये भी मेंशन करना है कि स्टार की जो पोजीशन है वो शिफ्ट हो जाती है क्योंकि एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं वो उनमें एयर डेंसिटी लगातार चेंज हो रही है, तो मीडियम लगातार चेंज हो रहा है, तो उसके अपेरेंट पोजीशन भी जो है वो शिफ्ट होती नजर आ रही है। चेंज इन अमाउंट ऑफ लाइट फ्रॉम द स्टार रीचिंग द ऑब्जर्वर, और जो लाइट ऑब्जर्वर तक पहुंच रही है उसकी मात्रा में भी कुछ बदलाव आ रहा है। ठीक है? इसकी वजह से हमें वो जो तारा है वो ट्विंकल करता हुआ नजर आता है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लैनेट्स जो हैं वो क्यों नहीं ट्विंकल करते। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लैनेट्स हमें ट्विंकल करते हुए क्यों नजर नहीं आते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज प्लैनेट्स आर कंपैरेटिवली नियरर टू अर्थ देन स्टार्स एंड द एवरेज अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द प्लैनेट्स टू अर्थ रिमेन्स सेम। ये इसका आंसर भी दे रखा है। जो प्लैनेट है वो हमारे सरफेस पे आता है, जो प्लैनेट्स हैं वो स्टार के कंपैरिजन में अर्थ के काफी पास है, और इसकी वजह से जो एवरेज चेंज होता है ना उसकी लाइट में वो लगभग सेम रहता है, क्योंकि प्लैनेट पास है तो साइज भी बड़ा होगा। तो अगर उसके यहां से लाइट आई या यहां से लाइट आई या यहां से लाइट आई तो उसकी पोजीशन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हमें प्लैनेट्स टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं। क्लियर है बेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो आज की वर्कशीट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ये इससे रिलेटेड डेफिनेटली 4-5 नंबर का जरूर आएगा, तो इस वर्कशीट को बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। ठीक है? इस चैप्टर की तो 2 ही वर्कशीट तो है तुम्हारी, अपनी दोनों वर्कशीट्स को बहुत अच्छे से कर लेना। उसके बाद बारी आ रही ये वाला डायग्राम भी बेटा एक बार ध्यान से अच्छे से किताब में से आप देख सकते हो। देखिए इसमें इतना अच्छे से दे नहीं रखा है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये बार बार चेंज हो रहा है। यहां पर हमारा स्टार था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा जो है बार इंक्रीज हो रहा है नीचे की तरफ। यहां पर हमारे स्टार की एक्चुअल पोजीशन थी, ये उसकी अपेरेंट पोजीशन है। यहां पर हम खड़े क्योंकि यहां पर आया और वो फिर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो बेंड हो गई है। ठीक है? तो क्लियर है बेटा? अब ये आपको दिखा रखा है कि कैसे जो स्टार है उसमें से अलग अलग डायरेक्शन से लाइट आ रही है और वो हमें टिमटिमाता हुआ नजर आता है। ठीक है? उसके बाद ये अर्ली सनराइज और सनसेट का जो कंसेप्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो क्या है ये एक बार देख लेते हैं. सिमिलर टू द अपैरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ स्टार, ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई सनराइज अकर्स अ लिटिल अर्ली देन एक्चुअल सनराइज एंड सनसेट अकर्स अ लिटिल लेटर देन एक्चुअल सनसेट. बिल्कुल सेम यही रीजन है भाई. स्टार की पोजीशन हमें कहाँ नजर आ रही है? हमें ऊपर नजर आ रही है. यहाँ पर भी हमारा सूरज नीचे था और जब सनराइज होने लगा तो अभी तो वो नीचे है. मतलब हमारे जो हॉरिजॉन होता है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा हॉरिजॉन है. ये बिल्कुल ठीक है. सन यहाँ पर है. अब हमें पता है, हमने देखा था कि सन से जो लाइट आ रही है वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, तो वो लाइट बेंड हो गई, हमें सन की पोजीशन जो है वो नजर आएगी. हमें 2 मिनट पहले, सनराइज से 2 मिनट पहले हमें सूरज नजर आ जाता है. ठीक है. ऐसे ही सनसेट के दौरान भी यहाँ पर सूरज डूब चुका है, लेकिन वही बात है, उससे जो लाइट आएगी नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, तो वो अभी भी हमें सूरज यहाँ पर नजर आ रहा है. यही कंसेप्ट है सनराइज और सनसेट का. आप इस डायग्राम को देखिए. हाँ, इसमें भी वही दिखा रखा है. ये सन की एक्चुअल पोजीशन है, लेकिन हमें सन कहाँ नजर आ रहा है? उसकी अपैरेंट पोजीशन पे सनराइज के दौरान. तो 2 मिनट का फर्क हो गया. ऐसे ही सनसेट के दौरान सूरज डूब चुका है, लेकिन हमें अभी भी वो नजर आ रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण उसकी जो अपैरेंट पोजीशन है वो अभी भी यहां पर है. क्लियर है बेटा? आप इसका जो है एनसीईआरटी को खोल के देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है. ठीक है. अब बारी आती है टिंडल इफेक्ट की. टिंडल इफेक्ट, ये जो है ये क्या है? ये हमारा टिंडल इफेक्ट है. क्या होता है टिंडल इफेक्ट? व्हेन लाइट पासिस थ्रू अ कोलाइड इट्स पाथ बिकम विजिबल. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. जब लाइट किसी कोलाइडल मीडियम में से जाती है तो उसका रास्ता बिल्कुल साफ साफ नजर आता है. ये हमारा टिंडल इफेक्ट कहलाता है. क्लियर है? कमरे में एक छेद है खिड़की में, और उस खिड़की से लाइट आ रही है, वो लाइट का रास्ता हमें बिल्कुल साफ साफ नजर आता है. वो क्या है बेटा? टिंडल इफेक्ट है. ऐसे ही बहुत ही घना वन है, जंगल है, उस जंगल में बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ है, उन पेड़ों के बीच में से छोटी छोटी कहीं जगह बची हुई है, तो वहां से सूरज की रोशनी जो आती हुई नजर आती है, ये क्या है? नेचुरल टिंडल इफेक्ट है. ठीक है. अब नेक्स्ट है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट. स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शंस ड्यू टू कोलाइडल पार्टिकल्स. अब ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स यहां पर मौजूद है, इसकी वजह से क्या हुआ? लाइट स्कैटर हो गई. ठीक है. स्प्रेड हो रही है ना यहां पर लाइट, इसको क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट. कोलाइडल पार्टिकल्स की वजह से, इन कोलाइडल पार्टिकल की वजह से इसका पाथ बिल्कुल क्लियर है, हमें दिखाई दे रहा है, और ये जो पार्टिकल्स हैं इन्होंने इस लाइट को स्कैटर भी कर दिया है. तो स्कैटरिंग डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड द साइज ऑफ पार्टिकल. जो कोलाइडल पार्टिकल्स है उनके साइज के ऊपर जो है वो स्कैटरिंग डिपेंड करती है, और आपकी लाइट जो है वो किस कलर की है, यानी कि उसकी वेवलेंथ कितनी है, उसके ऊपर आपका स्कैटरिंग डिपेंड करती है. क्लियर है बेटा? अब बारी आती है ब्लू कलर ऑफ द स्काई. आसमान का रंग नीला क्यों होता है? ये देखिए. द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ कंटेन्स गैसेस इन वेरी स्मॉल वाटर वेपर्स. जो हमारे अर्थ के ऊपर वाला जो एटमॉस्फेयर है, इसमें बहुत सारी गैसेस हैं और बहुत ही कम मात्रा में वाटर वेपर्स हैं. ओके. These particles, due to their small size, are more effective in scattering of light of shorter wavelength. और ये पार्टिकल्स जो है, ये इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं कि जो सबसे छोटी वेवलेंथ की जो लाइट है हमारी, कौन सी लाइट है वो? ब्लू कलर की है ना. वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, है ना. ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये जो लाइट है, ये जो पार्टिकल्स हैं वो शॉर्टर वेवलेंथ को इजीली स्कैटर कर पाते हैं, वो स्कैटर कर लेते हैं इसको बहुत ही इजीली. मेनली ब्लू, और ज्यादातर ये किसको स्कैटर कर रही है? ब्लू कलर को. ठीक है. और इसके कारण
The 7 colors of sunlight, mainly blue, reaches our eyes and sky appears blue to us. और जो है ब्लू कलर जो है वो स्कैटर हो गया है और हर जगह ब्लू ही ब्लू नजर आ रहा है और इसी को कहते हैं, इसी के कारण आसमान का रंग नीला है। अब रेड कलर क्यों होता है सन का सनराइज और सनसेट के दौरान, वो भी देख लेते हैं हम। ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज द सन इज नियर हॉरिजॉन, ये है तो सनराइज और सनसेट के दौरान जो है वो सूरज कहाँ मिलेगा, हॉरिजॉन के आसपास, यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा। एंड देयरफॉर द सनलाइट हैव टू ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस इन द एटमॉस्फेयर, तो यहाँ देखो बेटा, एक तो सन यहाँ पर है, ये वाली डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, ये कम डिस्टेंस है, एक ये वाली डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, ये ज्यादा डिस्टेंस है। As the path is longer, the total amount of scattered blue light is more and red is less. तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते जो ब्लू कलर है वो तो बेचारा सारा ही स्कैटर हो गया, तो हमारे पास तक जो लाइट पहुंचेगी वो कौन सी पहुंचेगी, वो रेड कलर की तो पहुंचेगी, इसी वजह से सन हमें रेड कलर का नजर आता है। ठीक है, thus red light reaches our eyes and sun appears red. क्लियर है बेटा? एक बार इसका डायग्राम और देखो, ये दोपहर के समय है, ये दोपहर के समय सन की पोजीशन है और सनलाइट हैव टू ट्रेवल, यहाँ पे लार्जर डिस्टेंस नहीं आएगा, कम डिस्टेंस आएगा, शॉर्टर डिस्टेंस आएगा, इसको शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है ना, ये कम डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो ब्लू लाइट तो स्कैटर हुई है, साथ ही साथ वो कम स्कैटर हो पाई है और सातों के सातों रंग हमारे तक नजर आ रहे हैं, इसी वजह से हमें सन जो है वो ज्यादातर व्हाइट कलर का या व्हाइट लाइट ही नजर आती है सन की। लेकिन जब सनसेट हो रहा है या सनराइज हो रहा है तो उस दौरान, सनसेट और सनराइज के दौरान इसको बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना आ रहा है। ये जो ब्लू कलर है ये तो सारा स्कैटर हो गया, तो हम तक कौन सी लाइट भी पहुंच पाएगी, जो रेड कलर की लाइट है। क्लियर है बेटा? अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द रेड लाइट स्कैटर्स the least, that is why sign boards are of red color. जो रेड लाइट है वो कम स्कैटर होती है, इसी कारण जो हमारे साइन बोर्ड्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। द रेड लाइट स्कैटर्स द लीस्ट, दैट इज वाई साइन बोर्ड्स आर ऑफ रेड कलर्स, वो दूर से भी नजर आ जाते हैं। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के दो एग्जांपल्स आपको देने हैं, एक एग्जांपल आपको यहाँ पर दे रखा है और एक आप बुक में से देख के लिखेंगे। ठीक है, व्हाई डू क्लाउड्स अपीयर व्हाइट, क्लाउड्स व्हाइट अपीयर क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें स्कैटरिंग के चांसेस नहीं होते, क्योंकि इसमें वाटर वेपर्स ज्यादा होते हैं, वो पार्टिकल्स बड़े होते हैं, तो वो लाइट को स्कैटर इजिली नहीं कर पाते हैं। ठीक है, द स्टार्स अपीयरिंग ट्विंकलिंग बिकॉज, ये भी आपको मैंने ऊपर अच्छे से समझा दिया है, तो आपको ये कंप्लीट करना है। नाउ कोरोना रिलेटेड मैसेज, वॉश योर हैंड्स विद सोप्स एंड वाटर रेगुलरली। क्लियर है? तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। सभी बच्चे काम कंप्लीट करके वर्कशीट्स को सेंड करेंगे।